नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर जीएस पूछी जाती है उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन बने ना। तो राष्ट्रपति आप लोगों के एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि राष्ट्रपति होता कौन है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि राष्ट्रपति होता कौन है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब पैदा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। अगर मैं बात करूं ये इंडिया है, भारत है, तो भारत के अगर प्रमुख की बात करते हैं तो भारत का प्रमुख कौन है? भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा क्वेश्चन, सर और क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है भारत का? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। जितने भी छोटे छोटे एग्जाम हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है। 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करना होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कुछ भी वो दे देगा। तो आप लोगों का जो सही आंसर होना चाहिए वो राष्ट्रपति ही होना चाहिए। दूसरा दे देगा कि फर्स्ट नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन सा है, कौन होता है? तो वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। सर और बताइए और क्या होता है? संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी यही होता है। ठीक है, अब ये मुद्दा क्या आता है? मुद्दा ये बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ये तो सही है, अब हमारे सामने 2 चीजें आ गई, एक तो संघ आ गया और संघ की कार्यपालिका आ गई। ठीक है, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने 3 चीज़ें देख ली कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है किसी भी देश का, और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है। 3 क्वेश्चन बन गए। चौथे की हम बात करते हैं, सर और क्या होता है? राज्य की एकता, अखंडता और सुरक्षा का प्रतीक भी राष्ट्रपति ही होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन गए। ये किसी भी एग्जाम में वो डायरेक्ट रख देगा और आप लोगों को ऑप्शन देकर उसमें से पूछ लेगा कि सही आंसर आप लोगों का क्या है। पहला हम देखते हैं कि कार्यपालिका। कार्यपालिका से भी पहले हम संघ की बात करते हैं। ठीक है, संघ क्या होता है? संघ में 2 चीजें आती हैं, एक तो केंद्र को हम संघ बोल देते हैं, केंद्र को संघ बोल देते हैं। दूसरा यूनियन, यूनियन भी संघ ही होता है। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में केंद्र का जिक्र नहीं किया गया है, उसे ये कहा गया है कि आप लोगों को संघ को यूनियन बोलना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब हम केंद्र बोलते हैं तो केंद्र का मतलब क्या है कि जो हमारा केंद्र होगा वो बीच में होता है। केंद्र कहाँ होता है? सेंटर में होता है। और जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ होंगे। जब हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं तो उसका जो सेंटर होता है, वो जो उसका मास होता है वो सेंटर में होता है, सेंटर में होता है। तो कहीं ना कहीं जब हम केंद्र की बात करते हैं उसे उसका नाम हम केंद्र देते हैं या फिर एक तरीके से सेंटर देते हैं, तो हमारा ये चीज़ें निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर किसे दी गई है? केंद्र को दी गई है। तो इसलिए संविधान निर्माता ये बोलते थे कि इसे केंद्र ना बोलकर इसे बोला करो यूनियन। सेंटर ना बोलकर इसे क्या बोला करो? यूनियन वर्ड ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं संघ की कार्यपालिका की। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका से पहले भी आप लोगों को 1-2 चीजें और समझनी होगी। हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली की किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए 2 व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हमारी क्या होती है? सबसे पहले होती है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ये क्या होती है? शासन प्रणाली होती है। क्या होती है? शासन प्रणाली होती है। इसे हम शासन प्रणाली बोलते हैं। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसे बोलते हैं। ठीक है साहब, संसदीय प्रणाली का एग्जाम्पल कहाँ है? संसदीय प्रणाली का जो एग्जाम्पल है वो पहला क्या है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन सी संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है? शासन प्रणाली कौन सी है? संसदीय प्रणाली। वहीं से किसने ले ली? भारत ने।
तो भारत में शासन की कौन सी प्रणाली है? ठीक है, वो कौन सी है? संसदीय प्रणाली है। अब अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूएसए। यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, वहां पर सीधा कौन बनता है? वहां पर सीधा अध्यक्ष होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता है, और संपूर्ण शक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास में होती है। समझ में बात आ गई? अब ये जो हमारी क्या है, शासन व्यवस्था है, हमारी संसदीय प्रणाली है, उसे चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कुछ स्तंभ होते हैं, कुछ प्रणाली होती है। सबसे पहले क्या होती है? विधायिका। क्या होती है? विधायिका। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक। और तीसरी होती है जुडिशरी या न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? सुनते हुए चलना है। जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका जो वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा है वो विधान से निकल कर आ रहा है। विधान, ठीक है। विधान का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है। यानी कि देश के अंदर जो भी एक्ट बनेगा, कोई भी कानून बनेगा, उसे कौन फॉर्म करेगा? उसे विधायिका फॉर्म करेगी। पहली चीज, जब कानून बन गया, एक्ट बन गया, बनने के बाद में वो देश के अंदर इंप्लीमेंट होगा, स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट होगा। जब वो इंप्लीमेंट होगा, उस इंप्लीमेंटेशन को किस तरीके से रेगुलेट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो काम किसका होगा? एग्जीक्यूट करना किसका है? कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका में आप लोगों ने देखा होगा मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर का अपना एक मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय के नीचे कुछ सचिव काम करते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, कुछ जो भी है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो काम करते हैं। तो उनका सबका मिला के क्या होती है? ये एक कार्यपालिका होती है, ठीक। अब ये जो दोनों हैं, विधायिका और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जो आप लोगों की लेजिस्लेटिव होती है, अगर ये सही से काम नहीं करती है, इसने क्या बना दिया? एक एक्ट बना दिया। इसने क्या बना दिया? एक एक्ट बना दिया। अब वो एक्ट क्या था? सही नहीं था, संविधान के अकॉर्डिंग वो राइट नहीं था। तो जुडिशरी बोलेगी बेटा इधर आओ। क्या कर दिया? जो हमारी कार्यपालिका है और विधायिका है वो क्या बोलेगी? साहब हमने ऐसा ऐसा कर दिया। तो जुडिशरी बोलेगी बेटा ऐसा ऐसा तो करना ही नहीं था, ऐसा ऐसा करना था, अब हम कैसा कैसा करेंगे, अब आप देखना। तो इसने एक्ट को क्या करेगी? ये क्या करेगी? एग्जामिन करेगी, ठीक है। उसे क्या करेगी? ये देखेगी, जांच करेगी। जब जांच करेगी तो अगर ये संविधान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं होगा तो इसे उठा के कहाँ फेंक देंगे? वो डस्टबिन में फेंक देंगे। तो इन दोनों पर जो कंट्रोल है वो कौन कर रही है? न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका पे जो कंट्रोल करती है वो विधायिका करती है, और विधायिका और कार्यपालिका दोनों पे जो कंट्रोल करती है वो जुडिशरी करती है। समझ में इतनी बात आ गई? वेरी गुड। अब हम बात करते थे कार्यपालिका की। अब कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका सरकार का वह हिस्सा होता है जो कानूनों को लागू करता है, मैंने बता दिया। देश और जनता के लिए प्रशासन चलाता है। कार्यपालिका के दो काम हमने देख लिए। दूसरा काम क्या है? इसके बाद में कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन इसमें आते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना, कुछ भी भूलना नहीं है। सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का सदस्य में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होगा। दूसरा उपराष्ट्रपति होगा। तीसरा प्रधानमंत्री होगा। चौथा मंत्रिपरिषद होगी, और पांचवा महान्यायवादी होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन जो बनाता है वो क्वेश्चन दो जगह से बनाता है, एक तो महान्यायवादी से बना देगा और एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से बना देगा। जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आती है, यार ये दोनों तो नहीं होंगे, कार्यपालिका का इन दोनों से क्या लेना देना? इन दोनों का लेना देना कार्यपालिका का तो किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा, मंत्रिपरिषद का होगा। महान्यायवादी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक इमेज निकल के आती है, यार ये तो न्यायविद होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, इसका तो केस लड़ने का काम है, कार्यपालिका से क्या मतलब है? तो वो आप लोगों को इन तीन चीजों में फंसा देगा, राष्ट्रपति में फंसाएगा, उपराष्ट्रपति में फंसाएगा, और महान्यायवादी में, अटॉर्नी जनरल में फंसा देगा। तो आप लोगों को याद रखना है 50। जो हमारे क्या होते हैं? पांच पांडव होते हैं, पांच पांडव होते हैं। हस्तिनापुर को चलाने के लिए क्या थे? पांच पांडव थे। लेकिन हस्तिनापुर किसके हवाले था?
धृतराष्ट्र के हवाले था। उसके बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया। तो इंद्रप्रस्थ को कौन चला रहे थे? 5 लोग चला रहे थे, जिन्हें 5 पांडव कहा गया। वैसे ही भारत को चलाने के लिए 5 पांडव हमारे कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। याद रखना। चलो, अब हम बात करते हैं संविधान में इनके प्रावधान की। संविधान में राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो कहाँ कहाँ पर किया गया है। संविधान में राष्ट्रपति को भाग 5 में रखा गया है। पहला क्वेश्चन एक और बन गया, ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गया। डायरेक्ट पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है, दे देगा भाग 5, भाग 6, भाग 4, भाग 3, कुछ भी दे देगा। तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 5 में संविधान का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का प्रोविजन, प्रावधान किया गया है। आर्टिकल के बारे में जब बात करते हैं तो आर्टिकल में यानी कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। यानी कि पूरी की पूरी जो संघ की कार्यपालिका है उसे कहाँ रखा गया है? 52 से 78 तक रखा गया है, जिसमें इन आर्टिकल के बीच में, इन अनुच्छेद के बीच में राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति भी पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री भी पढ़ेंगे, और जो मंत्रिपरिषद है वो भी पढ़नी होगी, और हमारा जो न्यायवादी है, महान्यायवादी है, वो भी हमें इन्हीं के बीच में पढ़ना होगा। तो राष्ट्रपति के हम आर्टिकल अलग से निकाल लेंगे, और उसके बाद में जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो उन आर्टिकलों को हम वहां पर यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? आर्टिकल 52 या 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति के पद की क्या करता है? स्थापना करता है। अभी तक सिर्फ आपको क्या याद रखना है? आर्टिकल 52। अब आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 की हम बात करते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति। जो संघ है, संघ की जो कार्यकारी शक्ति है, उसे कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 53 में रखा गया है। कार्यकारी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसे संविधान के अनुसार प्रयोग करता है। अगर वह संविधान के अनुसार इसे यूटिलाइज नहीं करेगा तो जज साहब क्या करते हैं? आप लोगों को पता है, वो बुला लेते हैं कि साहब एक काम करो, यहां पर आ जाओ। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आए दिन एक न्यूज आती रहती है कि किसी भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा। ठीक है, सरकार को फटकार लगाई। सरकार को फटकार लगाने का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और उसे बोला गया था कि एक काम करो, तुम वापस जाओ, तुम देश चलाने के लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोला जाएगा बुला के। वो जो पिलने के लिए यानी कि डांट खाने के लिए कौन बंदा रखा हुआ है इन्होंने? डांट खाने के लिए महान्यायवादी रखा हुआ था। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, ये कोर्ट में पेश होता है सरकार का पक्ष रखने के लिए, और जब जज इसे फटकार लगाते हैं सरकार को, तो फटकार इसे लगाई जाती है, ना कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या इन सब लोगों को नहीं लगाई जाती है। डायरेक्ट महान्यायवादी की डांट पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी पुलिस या हेड कांस्टेबल या ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक जो इसके चुनाव है, इलेक्शन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और इसे समझना उतना ही आसान है जितना इसे समझना मुश्किल है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आप लोगों के सर के ऊपर से बाउंस चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन या चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहला वर्ड आ गया निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमेटी, एक ग्रुप की बात करते हैं जिसमें कुछ सदस्य होंगे। इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 54 इंपॉर्टेंट है, और दूसरा निर्वाचन मंडल इंपॉर्टेंट है। अब निर्वाचन मंडल में कुछ सदस्य होंगे, और ये सदस्य कौन कौन होंगे ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने वाले कुछ सदस्य होते हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठते हैं? एमपी बैठते हैं। एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। ठीक, ये मेंबर कहां से आते हैं? ये मेंबर कुछ तो राज्यों के द्वारा आते हैं, एमएलए के द्वारा मनोनीत होकर आते हैं, मतलब इलेक्ट होकर आते हैं, दूसरे जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं। जो लोकसभा में बैठते हैं वो एमपी तो डायरेक्ट जनता से चुनकर आते हैं।
और जो राज्यसभा में बैठते हैं वो राज्य के जो एमएलए होते हैं वो एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे कहाँ भेज देते हैं, उसे राज्यसभा में भेज देते हैं। तो निर्वाचक मंडल में जो ये ग्रुप होगा, एक कमरा होगा, मान लो कि एक कमरा है, उस कमरे का नाम है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। और उस कमरे में जो निर्वाचन मंडल है ये राष्ट्रपति को चुनना है इस निर्वाचन मंडल ने। इसमें कुछ सदस्य होंगे, सबसे पहले लोकसभा के एमपी इसमें बैठाए जाएंगे, फिर राज्यसभा के एमपी इसमें बैठाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राज्यों की जो विधानसभा होंगी उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके जो सदस्य होंगे वो भी इस कमरे में बैठा दिए जाएंगे। तो इस कमरे में 3 लोग आ गए, लोकसभा के एमपी आ गए, राज्यसभा के एमपी आ गए, और तीसरे हमारे किसके आ गए, राज्य विधानसभाओं के एमएलए भी इस कमरे में बैठा दिए गए। अब आपके सामने आ रहा है नोट, पहले नोट देख लेते हैं। जो नोट मैं बताऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा भाई, ठीक है। आप जानते हो कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जो किसी ने किसी खेल में योगदान दिया हो, लिटरेचर में योगदान दिया हो, साहित्य में योगदान दिया हो। आप लोगों ने हेमा मालिनी भी देखी होगी, आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर भी देखा होगा। तो कुछ जो सदस्य होते हैं, एमपी होते हैं, वो मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है। उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। कारण क्या है कि राष्ट्रपति ने ही वो मनोनीत किए हैं, और जब वो किसी एक ही व्यक्ति के प्रेफरेंस में वोट डालेंगे तो उनका कहीं ना कहीं जो है वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो याद करने वाली बात कौन सी है कि ये जो हमारा रूम था, रूम में कौन थे, एमपी थे, दोनों एमपी थे, और तीसरा एमएलए थे, और एमपी में कुछ भी मनोनीत नहीं था, ठीक है। लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा में 2 मेंबर मनोनीत होते थे, अब तो वो खत्म कर दिया गया प्रोविजन, लेकिन पहले होते थे। तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। अब दूसरा नोट फिर आ रहा है निकल के, उसे भी देख लेते हैं। राज्यों की विधान परिषद यानी कि एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अब हमारे राज्य हैं, ठीक है, राज्य हैं, कुछ राज्यों में तो विधान परिषद है, काउंसिल है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो अगर हम किसी विधान परिषद को भी अधिकार दे देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने का या वोट डालने का, तो जो राज्य हैं वो कहेगा कि भाई हमारे यहाँ पर तो है नहीं है, इसका मतलब आपका जो डोमिनेंट है वो बढ़ जाएगा, राष्ट्रपति तो आपके पक्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एमएलसी हैं, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति के चुनाव से निर्वाचन मंडल से अलग रखा गया है। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा कि लोकसभा है, लोकसभा विघटित हो गई, ठीक है, तो उसके सदस्य क्या है, फिर वोटिंग नहीं करेंगे। अगर विधानसभा विघटित हो गई तो उसके सदस्य भी वोटिंग नहीं करेंगे। आप जानते हो कि लोकसभा लोअर हाउस होता है और जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस होता है। जो राज्यसभा है वो कभी भी विघटित नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, और लोकसभा विघटित हो जाती है अगर सरकार जो है उसका विश्वास संसद के अंदर नहीं है, वो साबित नहीं कर पाती है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, उसे भंग कर सकता है। तो उस समय पर ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदान नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि भाई एक तरफ तो राज्य वोटिंग कर रहे हैं, एक तरफ जो एमपी हैं यानी कि संसद है, केंद्र है, वो वोटिंग कर रहा है। अगर हम दोनों की वोटिंग करा रहे हैं तो ये कैसे पता लगेगा कि दोनों का जो अधिकार है जो वो है वो समान है, वोटिंग के जो अधिकार हैं वो समान है। अगर मैं राज्य की बात करूंगा तो राज्य में क्या होता है, राज्य के जो एमएलए हैं वो तो ज्यादा है ना भाई, राज्य के एमएलए ज्यादा हैं, सभी राज्यों के मिलाकर उतने एमपी नहीं है, तो फिर तो असमानता हो गई ना। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, समान, समानुपातिक, ठीक है। तो समान अनुपातिक यानी कि जो वोटिंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं समान होनी चाहिए, केंद्र, राज्य और राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इस प्रक्रिया को हम कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे वो देखते हैं। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का समान रूप से प्रतिनिधित्व होगा, साथ ही राज्यों व केंद्र के मध्य भी समानता बनाई जाएगी। आर्टिकल आ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का जो मेथड होता है वो क्या होता है। आर्टिकल 55 याद करने वाला है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, विधि है, प्रोसेस है, वो इसी में रखा गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगा साहब, ये समझ में नहीं आया। आप लोगों को राष्ट्रपति हटा दो, चुनाव हटा दो, 3 वर्ड इसमें से निकाल लो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। तीनों वर्ड आगे निकल के कहाँ रख दिए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। अब यहाँ पर गुप्त मतदान को तो हम यहीं खत्म कर लेते हैं। गुप्त मतदान का मतलब होगा कि जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो एक पेटी रखी होगी और चारों तरफ से वो चीज़ें कवर होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि किस एमपी या एमएलए या किस सदस्य ने किसे वोट दिया है, ये गुप्त रखा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि गुप्त मतदान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें 2 चीजें और समझनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। चलो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? राज्यों व केंद्र के मध्य समानता निम्न प्रकार से तय की जाएगी। यानी कि राज्य और राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में समानता, समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। वो कैसे होगा? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ये क्या लिखा है इसे भूल जाओ, समझने की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे। कोई भी राज्य है, मैंने राज्य ले लिया यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं दिल्ली भी ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो मैंने यूपी ले लिया और यूपी में मैंने क्या लिया, एक विधायक उठा लिया और मैंने क्या करना है, उस विधायक के मत का मूल्य मुझे निकालना है। तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा और उस फॉर्मूले में मैं क्या रखूंगा, राज्य की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या मान लो कि 1000 है, ऐसा है नहीं है, मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 1000 है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, वहां पर सीट है हमारी 400। सीट कितनी है? 400। जब हम 400 से 1000 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, बचेंगे 2। 20 से जब हम 20 को काटेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5 आ गया। यानी कि एक विधायक के मत का मूल्य आ गया 2.5। समझ में बात आ गई? ये हमने क्या निकाल लिया, विधायक के कुल मत का मूल्य हमने निकाल लिया। एक विधायक के मत का मूल्य हमारा कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक, समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। भूल जाओ क्या लिखा, समझो अब जा। पहले हमने निकाल लिया कि एक विधायक के मत का मूल्य हमारा कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है, इसे याद करके मत लिखाना कहीं पे। अब हम निकालेंगे एक संसद सदस्य के मत का मूल्य। जो हमारे एमपी होते हैं, एक एमपी के मत का मूल्य निकालेंगे। पहले हमने एक एमएलए के मत का मूल्य निकाल लिया। चलो, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य, ठीक है, जितने भी हमारे विधायक होंगे, एक का कितना आ गया, एक का इतना आ गया, तो उन सब के मतों का मूल्य हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। मान लो कि उन सब के मतों का मूल्य, राज्य हमारे कितने, मान लो 50 हैं, ठीक है, 30 राज्य है, या एमपी, हम एमएलए मान लेते हैं कि हमारे एमएलए कितने हैं, हमारे एमएलए 2000 हैं, हमारे एमएलए 2000 हैं। एक के मत का मूल्य 2.5 है, 2.5 है, और नीचे क्या आएगी, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, 545 एक हो गए, 243 45 एक हो गए, उन्हें हम यहाँ रख दो, टोटल कर लेते हैं, चलो 500 कर लेते हैं, 500 तो नहीं 800 कर लेते हैं, ठीक है, 800 कर लेते हैं। 800 में हम 8 से ये दोनों से दोनों काट देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब हम काटेंगे तो एक क्या आएगी, कोई भी संख्या आएगी यहाँ निकल कर, कोई भी संख्या x हो सकती है, x हो सकती है, वो संख्या निकल के आएगी। यानी कि अब जो था विधायक के मत का मूल्य 2.5 आ गया, ठीक है,
और संसद के जो सदस्य हैं एमपी के मत का मूल्य कितना आ गया, एक्स वैल्यू आ गई, ये वाई आ गई, ये एक्स आ गई, दोनों को निकाल लिया। तो अब दोनों के मत का मूल्य हमने निकाल चुके हैं। अब जब ये वोटिंग करेंगे तो राज्य ये नहीं कह सकते कि केंद्र का जो डोमिनेंट है वो राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा है, और केंद्र ये नहीं कह सकता कि जो विधायक है या राज्य है, राज्य के एमएलए ज्यादा थे, उनकी जो पावर है वो डोमिनेंट जो है राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा रहा। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, आपको याद दिला दूं। नेक्स्ट, निर्वाचन के लिए मतों का निर्धारित भाग। अब दो तरीके से चीजें होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव, हमारे प्रधानमंत्री हैं, एमपी हैं, इनका चुनाव कैसे होता है भाई, 5 कैंडिडेट खड़े हो गए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अनुपातिक की, ठीक है, संक्रमणीय राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जिसे ज्यादा वोट मिल गई वो जीत गया, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है, निर्वाचन के लिए मतों का निश्चित भाग तय होता है, कोटा तय होता है, भाई इतने तो चाहिए ही, इससे कम पर कोई भी सदस्य निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। जब ये आवश्यक होता है तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि निर्वाचित भाग होता क्या है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यह कुल वैध मतों निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। भूल जाओ क्या लिखा, कुछ समझ में, ये सिर्फ नोट्स की चीजें होती हैं, समझने के लिए आप लोगों को मेरी जो वॉइस आ रही है उस पर ध्यान रखना है बस। निर्वाचित होने के लिए जो निश्चित भाग है वो कौन सा है, ठीक है, इसे देखते हैं। कुल वैध मत, सबने, एमपी ने वोटिंग डाल दी, एमपी ने वोटिंग कर दी सारी, एमएलए ने वोटिंग कर दी, सबने अपनी अपनी वोटिंग कर दी। अब ये काउंटिंग की जाएगी कि कितनी वोटिंग हुई, ठीक है। मान लो कि 4000 वोटिंग हो गई, 4000 वोटिंग हो गई। 4000 वोटिंग करने के बाद में इसे किससे डिवाइड किया जाता है, निर्वाचित सदस्य। भाई निर्वाचित कितने पदों के लिए वैकेंसी निकली है, एक पद के लिए, किसके लिए, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। तो नीचे डिवाइड कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, प्लस को 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ टोटल जो हमारा भागफल होके आएगा, टोटल जो वैल्यू आएगी उसमें +1 करके जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगी, वो हमारा हो जाएगा निर्धारित मतों की का भाग हो जाएगा। जब हम 400 की बात करेंगे, मान लो कि 4000 वोट पड़े, तो नीचे हमारा कितना आ गया, 1 + 1, 1 + 1 और +1। तो 4000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2000। और 2000 में जब हम +1 करेंगे तो जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को 2001 वोट मिलेंगे उसे क्या कर देंगे, हम जीत घोषित कर देंगे उसकी, वो निर्वाचित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। निर्धारित कोटा क्या होता है, निर्धारित वैल्यू क्या होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं।